क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तभी आप इस वीडियो में रुकिएगा। नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, फिर व्यर्थ है आपका इस वीडियो में रुकना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज मैं सुनाना चाहता हूं आपको कहानी। बहुत टाइम से मैं इंतजार कर रहा था कि मैं कभी बड़ा आदमी बनूंगा तो अपनी कहानी पे एक फिल्म बनाऊंगा। पर मेरा यह मानना है कि कल किसने देखा है, पता नहीं। कल शायद मैं रहूं ना रहूं। और कहानी जो होती है वो बहुत ही प्यारी होती है, हर किसी की कहानी होती है। कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, हर वो इंसान की कहानी है। कुछ लोग जो चांदी का चम्मच लेके जन्म लेते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, उनकी भी कहानी होती है। उनका भी अपना अलग संघर्ष होता है। वैसे ही मेरी भी एक अपनी कहानी है, मेरा भी अलग संघर्ष है। पर इस कहानी को सुनाने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो ही आप वीडियो ये देखिए। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद नहीं है तो क्यों आप अपना समय व्यर्थ करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और बहुत मजा भी आने वाला है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको बहुत ऐसी चीजें पता चलेंगी मेरे बारे में जो आप जानते नहीं होंगे। तो हाय, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। मैं हूं सत्यम और बहुत टाइम से मैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हूं, लगभग 2017 से। और आज मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरे साथ हो रहा है, या जो हुआ है। हो रहा है वो नहीं बताऊंगा, जो हुआ है वो बताऊंगा। और कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, कैसे मैं इस कुर्सी को ले पाया हूँ, ये हाँ यहाँ तक की कहानी काफी लंबी होने वाली है। अभी शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरा जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ। शुरू वहां से करते हैं जहां मेरे पापा का बचपन था। तो शुरू करते हैं मेरी दादी से। मेरे दाद मेरे मेरी मेरे पापा के पिताजी यानी मेरे बाबा का नाम है राम नारायण उपाध्याय। मेरी दादी का नाम है मंगल कुंवर। मतलब जब मेरे पापा का जन्म हुआ था तभी मेरे बाबा बहुत बीमार थे और उसी वजह से गुजर गए थे। पहले जो है वो आपसी लड़ाई होता था, जमीनी विवाद को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर। मेरी दादी ने बहुत यातनाएं सही हैं। और मैं लगभग 13 साल का था तब मेरी दादी गुजर गई। और 13 साल की उम्र तक दादी ने मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी सुनाया, जो भी कहानियां सुनाई हैं वो सब याद है मुझे। और शुरू जब ये पॉडकास्ट है और लंबी वीडियो है तो वहीं से शुरू करेंगे हम। तो दादी मुझे बताती हैं कि अ, दादी मुझे बताती हैं जब दादी मतलब जब मेरे पापा का जन्म हुआ था उससे पहले जमीन को लेकर काफी विवाद था गोतिया के बीच में, मेरे बाबा के भाइयों के बीच में, या मेरे बाबा के और बाबा के एक भतीजा के बीच में। और उस लड़ाई में मेरी दादी ने भी बहुत यातनाएं सही हैं। दादी बताती हैं कि उनको ईटा में चून दिया गया था, ऐसा भी किया गया था उनके साथ। और बाबा ने भी बहुत यातनाएं सही हैं। एक समय था जब मेरे बाबा सोना का बटन लगाते थे अपने कोट में। और समय बहुत खतरनाक चीज है, एक समय वो भी था। और फिर जब जमीन पे पानी बहने लगा, बहुत सी यातनाएं, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस कचहरी सब होने लगा, तो बहुत तरह की चीजें होने लगी। जब मेरे पापा का जन्म हुआ तब मेरे बाबा बहुत बीमार थे और उसी साल गुजर गए। और इसका बहुत दुख हुआ था दादी को। और उसके बाद फिर दादी, उस समय मेरे बड़े पापा दादी का ढाल बने। बड़े पापा ने भी बहुत यातनाएं सही हैं। और मैंने भैया को कहा भी है कि भैया अपनी डायरी मुझे आप दीजिएगा, बड़े पापा की डायरी जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी को लिखा है। मैं बड़े पापा की जीवनी आपको जरूर सुनाना चाहूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा और जब भी भैया मुझे बताएंगे, क्योंकि भैया ने भी अपने पिता को बहुत करीब से देखा है। और भैया सबसे छोटे भाई हैं, मतलब बड़े पापा के छोटे बेटे हैं। और उनसे बड़ी मेरी दीदी हैं। तो बड़े पापा यानी कि राजेश्वर उपाध्याय, मैंने एक वीडियो में बताया भी है। मैं उनकी भी जीवनी आपको सुनाना चाहूंगा। बड़े पापा का जब मैं पढ़ूंगा उनकी जीवनी। तो बड़े पापा ढाल बने। बड़े पापा ने अपने भाइयों को संभाला, एक बहन थी उनको भी संभाला।
और फिर उसके बाद धीरे-धीरे पापा बड़े हुए। बड़े पापा ज़्यादातर समय तक मेरे पापा और मेरी बुआ दोनों को, क्योंकि ये दोनों छोटे थे और बहुत छोटे थे, हम मेरे ख्याल से मेरे पापा का तो जन्म हुआ था और बुआ 5 साल की थी तभी मेरे बाबा गुजर गए थे। तो बुआ और पापा बड़े पापा के सानिध्य में ही रहे, उन्हीं कभी उनके पास रहते थे, कभी गाँव पे रहते थे और इसी बीच में मेरे पापा का पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुआ और समय का को कहा जाए या जो भी कहा जाए, पापा माँ को बहुत मानते थे, मतलब दादी को बहुत मानते थे, इसलिए पापा ज़्यादातर समय दादी के साथ रहते थे। और इसी वजह से पापा जो है उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए, या पढ़े उन्होंने अम्बा इंटर कॉलेज से इंटर भी किया, जनता इंटर कॉलेज से, और उसके बाद वो उन्होंने रांची में जॉब भी की। पर मेरे पापा जो है वो, आप मैं एक बताऊं तो बड़े ही कैसा कहा जाए, एकदम बड़े ही सीधे इंसान हैं, बड़े ही शांत इंसान हैं। उनको समझ में नहीं आता है कब क्या बोलना है। किसी भी चीज़ अपनी प्लानिंग्स, वैसे तो मैं भी करता हूँ, मैं भी बहुत बचपना है मेरे पापा अभी लगभग 60-65 साल के हो गए हैं, पर बचपना उनमें आज भी है। और पहला पॉडकास्ट है, सॉरी, मेरी ज़बान बहुत लड़खड़ा रही है, मैं बहुत ऊ करूँगा, तो उसके लिए मैं अभी ही माफ़ी माँग लेता हूँ आप लोगों से। तो पापा जो है तब पापा पे थे ना हम, तो पापा इंटर पास करके फिर रांची चले जाते हैं, बड़े पापा उनको बुलाते हैं। बड़े पापा का जॉब लगता है एग्रीकल्चर कॉलेज में, वो प्रोफेसर होते हैं, और उनकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ हुई इसके बारे में भी मैं उनकी जीवनी पढ़ूँगा तभी पता चलेगा, अभी मुझे उतना कुछ मालूम नहीं है। तो पापा कुछ समय रांची रहे, रांची में पापा मेडिकल में कुछ में जॉब किए थे, ऐसा पापा बताते हैं। और उन्होंने जॉब किया, फिर उसके बाद मुझे याद आया मैं पापा का भी पॉडकास्ट करूँगा। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से वापस आए, जब पापा रांची में जॉब करते थे तब उनकी शादी हुई, और तब काफ़ी अच्छा परिवार था, शायद सब लोग एक में थे इस वजह से भी, और सब ठीक से चल रहा था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब शादी हुआ मेरे पापा का, और भी मेरे पापा 5 भाई हैं, तो पापा सबसे छोटे हैं, तो सबका शादी हो चुका था लगभग। बुआ मेरी सूरत में रहने लगी। बुआ के एक बेटा हुए और एक बेटी हैं। बड़े पापा के 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मंझले चाचा की 1 बेटी है, 2 बेटा है। संझले चाचा की 2 बेटी और 2 बेटा है। उनसे छोटे वाले चाचा की 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। फिर उसके बाद मेरी फुआ है, फुआ की 1 बेटी 1 बेटा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मेरे पापा हैं, तो हम 3 भाई हैं पापा के। उसके बाद पापा की शादी हुई, फिर उसके बाद सभी का घर बँट गया, पाँचों भाई अलग-अलग। बड़े पापा भागलपुर में रहने लगे, फिर बड़े पापा आके सभी भाइयों को उनका हिस्सा और घरों का सब ये किया। और जिस भाई को आगे की ज़मीन नहीं मिली थी, उसको बड़े पापा ने आगे की ज़मीन देकर पीछे का ज़मीन अपने पास रख लिया। एक बड़ा ही, मैं आपको बता दूँ कि एक बड़ा ही खतरनाक चीज़ है इस दुनिया में। मैं मानता हूँ कि बड़ा भाई कभी कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, पर बड़ा भाई भाई ही होता है, उसकी ज़िम्मेदारी हमेशा ज़्यादा ही होती है, जिसका कभी नाम नहीं होता। और बड़ा भाई गलती करे या ना करे, लेकिन उसको हमेशा कोसा जाता है, और शायद यही मेरे बड़े पापा के साथ भी हुआ। उन्होंने जो भी किया अपने भाइयों के लिए, उसका कोई क्रेडिट उनको नहीं मिला, ना ही मिलता है। कभी-कभी थोड़ा बहुत मिल जाता है। और मेरे काफ़ी करीब रहे हैं वो, उन्होंने बहुत कुछ बताया है मुझे। अ, मेरी बेबी दीदी हैं, वो अभी पटना में हैं, और उनके बेबी दीदी भी बड़े पापा के पास रही हैं। पर बड़े पापा के अंतिम दिनों में मैं उनके साथ रहा हूँ, तो वो काफ़ी करीब रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। वो मुझे बहुत मानते थे। और एक बाबा और पोता का रिश्ता जो होता है, क्योंकि बड़े पापा ने पापा को पाला है, तो वो जो बाबा और पोता का रिश्ता है वो मेरा बड़े पापा के साथ है। बड़े पापा का मैं एकदम सबसे छोटा बेटा कह लीजिए या पोता। तो यही हुआ, फिर बड़े पापा ने सब बांट के चले गए। उस समय जब बंटवारा हो गया, तो मेरे पापा बहुत बीमार पड़े। शादी के बाद लगभग 6 साल तक मेरा मतलब जन्म नहीं हुआ था, और 6 साल
तक जब ऐसा नहीं हुआ तो मम्मी को बहुत चीज़ें सुननी पड़ी, बहुत चीज़ें मम्मी सुन रही थी। और ये सब झेलते हुए जब एक समय आया, फिर माँ जो है बहुत मानती थी माता सरस्वती को, भगवान भोलेनाथ को, और उसी का ये वरदान है कि मेरा जन्म महाशिवरात्रि के दिन हुआ 4 मार्च 2000। और उस समय पापा कुछ कर नहीं रहे थे, और पापा भी जब मेरा जन्म हुआ तो उसी तरह से बीमार पड़ गए। तो गांव में ऐसा अफवाह उड़ गया कि मेरे पिताजी ने जब जन्म लिया था तो अपने पिता को खा गए, और मैं जब जन्म लिया तो मैं अपने पिता को खा जाऊंगा, यानी कि मेरे पिताजी मर जाएंगे। देखिए, पहले का समय बहुत खतरनाक था। कोई भी बीमारी होती थी, टीबी होता था, हैजा होता था, उसका इलाज ना मिल पाना और लोगों के पास पैसों का अभाव होना बहुत खतरनाक था। हम भले ही ब्राह्मण परिवार से थे, और बाबा को शायद सही इलाज न मिल पाने के कारण ही मेरे बाबा का देहांत हुआ, नहीं तो मेरे बाबा जरूर मैं उनको देख पाता, मेरा ये मानना है। तो पापा को भी उस समय टीबी हो गया था, क्योंकि पापा ध्यान नहीं देते थे खुद पे, और पापा कुछ करते भी नहीं थे। वो बड़ी दादी के साथ रहते थे, दादी को मानते थे, गांव में रहते थे। तो आप समझिए वो एक जमाना था। और जो भी लोग, जो बच्चे हैं लोअर मिडिल क्लास से, जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं जानता हूं अभी इस वीडियो पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, पर जब भी आप देखेंगे या सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा है। तो उस समय ऐसा होता था। तो पापा के टीबी का इलाज मिल पाना पॉसिबल था, क्योंकि बड़े पापा थे, और बड़े पापा ने काफी मदद की। फिर मेरा नानी घर का पक्ष उस समय काफी मजबूत था, आज भी है। तो नानी घर से भी काफी मदद मिली और पापा का इलाज हुआ, और पापा फिर बच गए। फिर मेरा उसके बाद पापा बीमार से अभी जस्ट निकले थे। हम लोग मेरे घर की स्थिति और दयनीय हो चुकी थी। और उसके बाद मम्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मम्मी ने जो सारी चीजें झेली हैं, एक 14 साल की लड़की का आना और 20 साल की उम्र में मेरा जन्म होना, और उसके बाद पति का बीमार हो जाना, और उसके बाद जो है सब चीज को संभालना। मेरी मम्मी बहुत नाजुक दिल की है, हर किसी की मम्मी बहुत नाजुक दिल की होती है और बहुत रोती है अगर कुछ भी हम बोल दे, डांट दे। पर हम बहुत मानते हैं उसको, और ये हम कैमरे पे कन्फेस नहीं कर रहे हैं, वो मेरे दिल में है कि हम मम्मी को कितना मानते हैं। भले ही हम डांट देते हैं, और जितना बेटा अपनी माँ को डांट सकता है उतना पिता को नहीं डांट सकता है। जितना बेटा अपनी माँ पे हक जता सकता है उतना पिता पे नहीं। इसी प्रकार जितना बेटी अपने पिता पे हक जता सकती है उतना माँ पे नहीं जताती है। अगर पिता और बेटी का रिश्ता उतना प्यारा हो, बहुत प्यारा होता है पिता पिता और बेटी का, उसी तरह से माँ और बेटे का रिश्ता होता है। तो हम माँ को बहुत मानते हैं, इसलिए माँ हमसे डांट बहुत सुनती है, और माँ हमको मारती भी बहुत है, मारी भी बहुत है। अभी तो कहानी बाकी है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है। तो माँ को बहुत मुश्किल हुआ। फिर उसके बाद माँ बताती है कि लगभग 2 महीना जब पापा का इलाज चल रहा था, तो माँ को, जब मेरा जन्म हुआ था तो मम्मी को काफी दूध आया था, मतलब मुझे पिलाने के लिए। पर हम उस समय पीते ही नहीं थे, बहुत मतलब बच्चा बच्चा होता है। और जब पापा का इलाज करवाने के लिए माँ दौड़ने लगी, माँ जब बहुत चिंताग्रस्त रहने लगी, बहुत टेंशन में, हाइपर टेंशन रहने लगी, तब फिर माँ का दूध जो है वो सूख गया। फिर मुझे दूध पिलाने के लिए भी उसके पास दूध नहीं था, बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद बड़े पापा आए। बड़े पापा ने देखा कि ये बच्चा पल नहीं पाएगा, और शायद इसी वजह से, मतलब उस समय जो चीजें हुई हैं बचपन में, उसी वजह से शायद मेरी हाइट उस तरह से ग्रो नहीं हुआ, मेरा बॉडी उस तरह से ग्रोथ नहीं है। मैं 5.5 फीट का लड़का हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ का हाइट और मेरे पापा का हाइट काफी अच्छा है, तो मैं 6 साढ़े 6 फीट 6 फीट का तो जरूर होता। पर जो बचपन में होता है उसका खामियाजा हमेशा इंसान को भुगतना होता है, और वही हुआ है। तो उसके बाद फिर बड़े पापा मेरी माँ को लेकर भागलपुर चले गए, लगभग 2 साल 3 साल। भागलपुर, जी हाँ, भागलपुर के बारे में मैंने वीडियो अभी बनाई नहीं है, पर मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, मैंने बना के रखा है। और हाँ, बड़े पापा का नाम भी मैंने भागलपुर के वीडियो में लिया है, तो हो शायद सकता है इस वीडियो के बाद वो वीडियो आए तो आपको लगेगा कि, पर मैंने उसे पहले शूट कर लिया, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा है कि मैंने वीडियो में बोला है बड़े पापा का नाम। तो हम भागलपुर गए। भागलपुर अंग क्षेत्र का एक इलाका है, वही अंगराज, कर्ण के नाम पे फेमस है। अंगराज कर्ण की धरती है वो। कर्ण इतने बड़े योद्धा हुए।
आप सब लोग, कर्ण को कौन नहीं जानता है, और कर्ण की भूमि को में मैं अपने बचपन के 2 साल बिताया हूँ भागलपुर में। तो ठीक 2 साल मैं भागलपुर रहा, माँ वहाँ रखी, बड़ी माँ, और माँ के सानिध्य में मेरा पालन पोषण हुआ। और फिर उसके बाद 2 साल के बाद हम मम्मी वापस आ गई। मम्मी ने मेरी प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था। बड़े पापा बहुत हद तक मदद कर दिया करते थे। बड़े पापा हमारे लिए कपड़े, मम्मी के लिए कभी साड़ियाँ भी भेज दिया करते थे। कभी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो जब पापा जॉब नहीं कर रहे होते थे, सॉरी, तब बड़े पापा ही मदद किया करते थे, वही भेजा करते थे। कुछ न कुछ हेल्प हमेशा मिला है बड़े पापा से। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके बड़े पापा से हेल्प हर किसी को मिला है। हर किसी को मिला है बड़े पापा से हेल्प। अब भले कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, पर बड़े पापा ने अपने सभी भाइयों की मदद की है। बड़े पापा ने हर भाई की मदद की है, और सबसे छोटा भाई मेरे पापा थे, इसलिए बहुत समय तक बड़े पापा ने, और मेरे पापा क्योंकि सबसे कमज़ोर वर्ग में चले गए थे। मेरे पापा के जो बड़े भाई हैं या संजले चाचा हैं, वो विश्रामपुर जाके ट्यूशन पढ़ा के अपना भरण पोषण करने लगे थे। कुछ न कुछ उनका अर्निंग का ज़रिया था, पर मेरे पापा का कोई नहीं था। पापा बाहर कमाने जाते थे, वहाँ भी नहीं कमा पाते थे। पापा सीधा होने के कारण पापा को बहुत यातनाएँ सहनी पड़ी हैं। उस समय ट्रेन भी बहुत लेट चलती थी, बहुत तरह की चीज़ें थीं, फैक्ट्रीज़ भी उतने अच्छे, और सैलरीज़ भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। ये सब चीज़ें हैं। मम्मी ने मेरी प्रारंभिक शिक्षा कराई 2 साल, 3 साल। जब मैं 3 साल का हुआ, जब मुझे समझ हुआ, जहाँ से मुझे याद है वहाँ से अब शुरू करते हैं। मेरे बड़े-बड़े बाल थे, और मम्मी मुझे पढ़ाती थी क, ख, ग, घ, य, र, ल, व, ABCD। प्रारंभिक शिक्षा मेरी माँ ने मुझे दिया है, और इसका मैं बहुत बड़ा शुक्र, मतलब मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ उसको, जो उसने मुझे पढ़ाया है। क्योंकि अब तो माएँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रही हैं, और ये दुर्भाग्य है इस देश का। और इस पे मैं कभी और डिबेट करूंगा। ये दुर्भाग्य है। माओ को प्रारंभिक शिक्षा, माओ को, अब की माएँ अपने बच्चों से बात नहीं करती हैं यार, मोबाइल दे देती हैं कि लो चलाओ, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रारंभिक शिक्षा माँ ने मुझे कराई, माँ ने मुझे बताया, पढ़ाया, लिखाया, और माँ मुझे इतना पढ़ा चुकी थी। और मैं जब सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था तो मैं रोज रोता था कि मुझे भी स्कूल जाना है। पता है, ये सबसे खतरनाक टाइम होता है छोटे हमारे लिए, हम बच्चों के लिए। जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए, तो हमारा भी खूब मन करता है स्कूल जाने का। और कुछ दिन स्कूल जाने के बाद हमारा फिर, जब हम उस चक्रव्यूह में फंस चुके होते हैं, तो हम उस स्कूल के चक्रव्यूह में फंस चुके होते हैं, तो हमारा भी खूब मन करता है अब स्कूल नहीं जाएंगे यार, अब स्कूल छुड़वा दो यार, कोई बोल दो कि स्कूल मत जाओ। आज मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठ के जो मैं बातें कर रहा हूँ, आज मुझे फिर से वही मन कर रहा है कि काश मैं फिर स्कूल जा पाऊँ। क्योंकि सब एक टाइम है, और जो चला जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए जियो यार, मेरा तो फिलॉसफी है, जिंदगी को जियो, बस जियो और कुछ नहीं। तो हम बहुत जिद करते थे। लगभग जब हम 5 साल या 6 साल के हुए, तो माँ हमको स्कूल में ले गई। पहला स्कूल मेरा था रतियो, रति खाप। हम उसको रतियो नहीं, रईतो बोल दिया करते थे। रायता आप जानते हैं, हम लोग अपनी मगही में उसको रईतो बोलते हैं। मैं हिंदी में इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा, मतलब हिंदी ऑडियंस मगही, भोजपुरी, और हिमाचली, पंजाबी, सारे लोग हिंदी जानते हैं, और सारे लोग सुन पाते हैं, देख पाते हैं। इसलिए नहीं तो हिंदी ऑडियंस की उतनी मुझे ये नहीं है। मेरा बहुत दिली इच्छा है कि मैं अपनी भाषा को यूज़ करूँ, हमर मगही हम बोलूँ। लेकिन हिंदी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ अपनी कहानी, क्योंकि जिस कहानी पे मैं कभी फिल्म बनाना चाहता था, और कभी समय मिलेगा तो मैं फिल्म बनाऊंगा, उस कहानी को पहले सुना देता हूँ यार, सुनाने में क्या लगा हुआ है। मैं स्कूल गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, सर ने पूछा मुझसे सारी चीजें, तो सर ने कहा कि इसका एडमिशन 3 क्लास में होगा। पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का सिस्टम था, पर बहुत कम था। उन्हीं लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाते थे जिनके पास पैसा होता था, या जिनके पिता गवर्नमेंट जॉब करते थे। और मेरे पिताजी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पहले हम सरकारी स्कूल में ही गए। और जब हम सरकारी स्कूल में गए, जब हम 4 साल के हुए थे, तो मेरा मंझला भाई का जन्म हुआ था।
और मंझला भाई मेरा एक पीठ है, मेरा रीढ़ का हड्डी है, बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्टिव है। और क्या लड़का है वो भी, उसकी भी अभी बातें करेंगे। अभी चलिए फिर तो थर्ड क्लास में एडमिशन होना था मेरा, तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 इतना मम्मी ने गैप करा दिया। तो क्यों नहीं धन्यवाद करूं मैं अपनी माँ का, जिसने मुझे 5 साल सिर्फ 1 साल में दे दिया। फिर मेरा थर्ड क्लास में एडमिशन हुआ, मैं पढ़ा कुछ दिन वहां। उसके बाद रतियों से निकाल के जब बड़े पापा को पता चला कि शिवम पढ़ रहा है, और मेरी बेबी दीदी उस समय टैगोर विद्यापीठ अंबा में पढ़ाती थी। उस समय टैगोर विद्यापीठ जो है वो नबीनगर रोड बस स्टैंड के ठीक सामने चलता था। तो उसी टैगोर विद्यापीठ में मेरा जो है एडमिशन हुआ। पहले दीदी भी वहां पढ़ाती थी, और दीदी ने फिर मुझे ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया। मैं दीदी के पास जाकर पढ़ता था, और माँ ने भी मुझे पीटा था और दीदी ने भी मुझे खूब पीटा है भाई वाह। और क्या मैं रोता था क्या वो दिन थे यार, क्या मैं रोता था। आज तो इतना फेलियर, इतनी सारी चीजें। आप खुद सोचिए ना, जो लड़का 17 साल से कंटेंट क्रिएशन में है और कुछ भी नहीं कर पाना, कितना ताना सुनता होगा। घर में ही ताना सुनता हूं मैं, और बहुत ज्यादा ताना सुनता हूँ। मम्मी आज भी कहती है कि बाबू बोड़वा से पैसवा कहीं ना आवे थे। देखिए ये एक सिंपल एक्सपेक्टेशन है, पर कलाकार के लिए एक्सपेक्टेशन कोई मायने नहीं रखता है। कलाकार कलाकार होता है और उसका जीवन बहुत अलग होता है सभी से। तो मैं खूब रोया हूँ, अब तो रो भी नहीं पाता हूँ समय के हिसाब से। जब मैं तीसरी क्लास में गया तो मैं इतना छोटा था कि मुझे वहां के लड़के खिलाते नहीं थे। कभी भी मुझे याद है टैगोर विद्यापीठ में, अगर टैगोर विद्यापीठ का एक भी लड़का इस वीडियो को देख रहा है जो मेरा फ्रेंड था या जो मेरा फ्रेंड है, मैं बता देता हूं कि तुम लोग मुझे नहीं खिलाए हो, और मैं वही सत्यम हूं, वही सत्यम हूं, याद रखना। वही छोटा बच्चा जिसको तुम लोग क्या बोलता था, चुटरी, चुटरी या चूहा बोलता था। तो क्लास में मुझे चुटरी और चूहा बोल के नॉमिनेट किया जाता था। और वो काफी अच्छे दिन थे। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था अंकित, और मुझे नाम याद है, हम दोनों दोस्त एक लड़की पे लाइन मारा करते थे वो पर हम जब 5 में गए थे तब, अभी थर्ड क्लास की ही कहानी पे चलते हैं। हम जब 5 में गए थे तब वो हमें लगती थी कि हम लोग जब बड़ा होंगे ना तो इसी से शादी करेंगे। अब कौन करेगा, हम या वो, ये हम लोग नहीं डिसाइड कर पाते थे तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने उसके पिछवाड़े में पेन भी घुसाया है और उसको ये चीज़ याद है, मैं ये जानता हूँ। थर्ड क्लास में मुझे किसी बच्चा ने खेलने नहीं देता था। फिर 3 4 एंड 5 मैं पढ़ा हूँ टैगोर विद्यापीठ में। काफ़ी वो गोल्डन डेज थे, हम काफ़ी खेला कूदा करते थे, घूमा करते थे। और साथ में हम मुझे जो चीज़ें याद है, पहले पहले जो 3 4 तक जो क्लास था ना, वो नीचे था, अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड का हॉल सर ने रेंट पे लेके रखा हुआ था, और बाकी जो क्लास था वो ऊपर एक फ्लोर पे था। नीचे मिठाई दुकानें थी और ऊपर उस फ्लोर पे था वेद प्रकाश तिवारी। नहीं, ये तो प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन अकेडमी के हो गए। उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, मेरे प्रिंसिपल सर का, सावले सावले थे मोटे से। पर देखता हूँ, शायद अगर वो होंगे तो मैं एक बार उनसे मिलने जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे चाइल्डहुड डेज के वो टीचर्स अब बूढ़े हो रहे हैं, अब गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका समय गुजर रहा है। तो उनसे भी मिलूंगा। 5 में जब हम आए, हम ऊपर क्लास में आए, फिर मैं पढ़ा। उस समय पापा बाहर कमाते थे, इसलिए मेरी फीस वो भर पाते थे। और जब हम वहां पढ़ते थे तो मेरा मंझला भाई शुभम रति खाप, यानी कि रई, तो पहला में या दूसरा में, पहला में उसका भी एडमिशन हो गया था। उसके बाद हम 5वीं क्लास में वापस आ गए, क्योंकि पापा का लगता है जॉब छूट गया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। और उसके बाद हम घर आए। और हाँ, दीदी ने भी शायद उस स्कूल को छोड़ दिया था पढ़ाना। तो क्योंकि मुझे सुविधा थी दीदी के साथ जाने और आने की, वो छूट गया था, इसलिए माँ ने बोला कि अब तुम अम्बा नहीं जाओ। तो उसके बाद 5वीं क्लास के बाद कुछ समय के लिए शायद घर में आपसी तनाव हुआ था, काफी खतरनाक झगड़ा भी हुआ था माँ का और चाचा के बीच में। वो भी एक टाइम था, और अभी सब ठीक है, अंत में सब ठीक हो जाता है। अब हम काफी अच्छे परिवार की तरह साथ में रहते हैं, पर उस समय काफी अच्छा लड़ाई हो गया था। पर वो
बाद के टाइम का है या उस टाइम का है मुझे याद नहीं है, पर शायद कुछ तो हुआ था। इसकी वजह से हम नानी घर कुछ दिनों के लिए चले गए थे। फिर जब हम वापस आए तो अ, नानी घर 2-3 महीना रहे, नानी घर के स्कूलों में पढ़े पढ़ाए, और शार्प होने की वजह से वहाँ मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया है। 70 रुपया महीना मैं ट्यूशन फीस लेता था, ये भी मुझे याद है। और फिर उसके बाद हम आ गए अपने चंदौत। 5 क्लास में मेरा, नहीं 6 क्लास, 5 क्लास में हम चंदौत में आके बैठा करते थे, पर बाद में उन्होंने कहा कि तुम 6 में आ जाओ, तो फिर मेरा एडमिशन 6 क्लास में हुआ। तो 6, 7, 8 हम चंदौत में पढ़े। वो गोल्डन एरा, उस टाइम मेरी गोतिया की एक भाभी थी, वो वहाँ पे टीचर थी और बहुत हमको मानती थी, और उस स्कूल में हम फेमस थे मैडम जी के देवर के नाम से। और वो भी क्या गोल्डन डेज था। स्कूल बंक करना, मैंने तैरना भी एक नहर में सीखा है जो मेरे गांव के पास है, नरहर अम्बा। जो भी मेरे आस पास के लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको पता है। तो नरहर अम्बा नहर में हम लगभग टाइम स्कूल बंक करते थे। मेरा भाई भी उस समय मेरे साथ जाने लगा था, और वो तो गजब नंगे नहाता था। और हमेशा हम हाफ टाइम से, जब भी नहर में पानी आता था, स्कूल बंक करके नहर में आते थे। बहुत बार डूबे हैं, बहुत बार तैरे हैं, और बहुत करके मैंने तैरना सीखा है। और हम बहुत स्कूल बंक, मेरी शरारतों का एक अलग लिस्ट है, उस पोटली को मैं खोलूंगा। पर अभी जब मैं छठी क्लास में था तो मैंने खूब स्कूल बंक किया 5वीं में। और अब जो है धीरे धीरे जो है वो, हम लोग किशोरावस्था में जा रहे थे। वो गोल्डन टाइम था। कुछ लड़कियां हमारे तरफ देखती थीं, कुछ लड़कियों को हम देखते थे, और ऐसे ही दिन गुजरता था। और मेरा सबसे खास बात ये था, क्योंकि मैं मैडम जी का देवर था, इसलिए काफी लड़कियां मेरे आसपास भटका करती थीं, और इससे मेरे काफी दोस्तों को जलन होती थी। वो लोग तो मतलब गजब किया करते थे। मतलब कुछ दोस्त जो मुझे बहुत मानते थे, कुछ दोस्त आज इंजीनियर हैं, कुछ दोस्त आज इंटरनेट कैफे चला रहे हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो बीटेक करके कहीं कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, कुछ दोस्त अभी घर पे होंगे। तो सभी लड़कों की अपनी अलग अलग कहानी थी। सब लोग मानते थे, मतलब कुछ नहीं भी मानते थे, कुछ मानते भी थे। और हम स्कूल खूब बंक किए हैं। तो छठी क्लास की कहानी तक का ये पॉडकास्ट का पार्ट 1। मैं ज़्यादा समय बोलूँगा तो पता नहीं आप देख पाओ नहीं देख पाओ, इस बात का भी मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन है। तो हम चंदौत से स्टार्ट करेंगे अगली कहानी।